अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर टू आपके इस बुक का अगर देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर में से अमूमन आते शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है 5 पार्ट वीडियोस के बनाए हैं। उन 5 पार्ट्स के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 40 शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप सुन लोगे ना, आपके चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर टोटल अगर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 30 के राउंड अबाउट है। 30 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 या मैक्सिमम 4 पार्ट बनेंगे और 4 पार्ट्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को मुकम्मल कर देंगे। अगर ओवरऑल ड्यूरेशन देखी जाए कितने घंटे के लेक्चर बनेंगे, 3 घंटे के लेक्चर बनेंगे और 3 घंटे के लेक्चर्स में आपका चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल हो जाएगा। और हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा किस तरह जाता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया है तो आप उसका आंसर कैसे लिखोगे, ये सारी की सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। एनालिटिकल टेक्निक्स के रिलेटेड ये चैप्टर है और 11वीं क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 में से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में से प्रीवियस 30 ईयर में कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, सही है। और जब पेयरिंग वगैरह आती है उसमें ऑलरेडी लिखा होता है कि चैप्टर नंबर 2 ओनली फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। लेकिन इस चैप्टर में से 3 कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं। मतलब 3 शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के बनते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वह है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमारे पास यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और यह है डिफरेंस बिटवीन qualitative and quantitative analysis and quantitative analysis। हमने यहां पे फर्क करना है क्वालिटेटिव एनालिसिस में और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। तो जब भी फर्क की बात आएगी तो हम दरमियान में लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद हम डिफरेंस में लिख रहे होते हैं। ले हमने लाइन लगा ली और एक साइड में हमारे पास आएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक साइड पे आएगा हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर बात क्वालिटेटिव एनालिसिस की करूँ, मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल सी देता हूँ। अगर आपने कभी सीआईडी ड्रामा देखा ना, उसमें ये दोनों एनालिसिस किए जाते हैं, क्वालिटेटिव भी किया जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया जाता है। जो केमिस्ट्री लैब होती है ना, जहाँ पे किसी भी मुर्दा लाश को लेके आया जाता है, उसका सारे का सारा एनालिसिस करते हैं, सही है। पोस्टमार्टम जिसको कहते हैं। अब पोस्टमार्टम करने के बाद अगर आपने देखा ना, पहला बयान ये होता है कि इस बंदे की मौत फलां जहर की वजह से हुई है। काफी दफा सेम बयान दिया जाता है, फलां जहर की वजह से। अब देखो उसको कौन सा इल्हाम हो गया कि इस बंदे ने फलां जहर खाया है। अब उसके लिए उसने क्या किया, उसका ब्लड निकाला होगा। ब्लड निकालने के बाद उस पूरे ब्लड का एनालिसिस किया होगा, उसमें चेक किया होगा कौन सी चीज इसके ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा है। अब उसकी पहचान की होगी कि ये वो जो चीज एक्स्ट्रा है इसकी पॉइजनस नेचर है या नहीं है। अगर उसकी पॉइजनस नेचर है तो 100% श्योर है कि इस बंदे की मौत इस जहर की वजह से हुई है, ठीक है। तो अब उस प्रोसेस के लिए जिसमें पूरे के पूरे जिस्म का एनालिसिस किया, सिर्फ ये पता लगाने के लिए आया इस बंदे की मौत हुई इस जहर की वजह से, जिसमें सिर्फ जहर का नाम पता किया है। इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। सिर्फ नाम पता किया है कि फलां जहर की वजह से मौत हुई है। अब अगला काम पता क्या होता है? अगला काम होता है कि उसकी जिस्म में कितनी मिकदार में वो जहर मौजूद है। उसके जिस्म में जो पेशेंट है या फिर जो मुर्दा जिस्म है जिसका पोस्टमार्टम किया, अब उसके जिस्म में कितनी मिकदार में वो जहर मौजूद है, और जो मिकदार हम मालूम करेंगे वो होगा उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या होगा हमारे पास? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सही है। तो हमारे पास एनालिसिस का लफ्जी मतलब होता है पहचान करना, जानना, ढूंढना, सही है। क्वालिटेटिव क्वालिटी को, तो ये हमारे पास द टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच, ये एनालिसिस की वो किस्म है जिसमें इन विच
नेम ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड, जिसमें कंपाउंड का नाम मालूम किया जाता है, डिटरमाइंड इज कॉल्ड, इसका हम नाम दे रहे हैं, कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा बयान क्या होता है उस बंदे का? उस बंदे का दूसरा बयान ये होता है, इस बंदे की मौत इस जहर की वजह से हुई है और इसकी जिस्म में इतनी मिकदार में, अब जो मिकदार हमने मालूम करी है उसके लिए भी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। अब जो भी एक्सपेरिमेंट उसके अंदर किए हमने वो आएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। किसमें आएगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। तो इसमें आएगा द टाइप ऑफ एनालिसिस, द टाइप ऑफ एनालिसिस in which amount of a compound is determined, जिसमें कंपाउंड की अमाउंट का पता लगाया जाता है। इसको हम नाम दे रहे थे इस कार्ड, क्योंकि क्वांटिटेटिव वर्ड ही क्वांटिटी से निकला है और क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार। ले जी, वो एनालिसिस जिसमें हम सिर्फ किसी कंपाउंड का पता लगाते हैं कि इसका नाम क्या है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसमें उस कंपाउंड की मिकदार का पता लगाते हैं, वो हमारे पास होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव मेजर स्टेप्स फॉर कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, मतलब आपको एक सैंपल ला के दे दिया, सही है, सपोज करो आपने 10th क्लास में पढ़ा है पानी के हार्डनेस की वजह थी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। क्या होते हैं? कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक हो गया, मैंने आपको पानी ला के दे दिया, मैंने कहा जी आप पता कर दो कि इस पानी के अंदर कितनी मिकदार में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। अब क्वांटिटेटिव अगर एनालिसिस करना है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? 4 मेजर स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्टेनिंग अ सैंपल। आप सैंपल को लोगे, पानी जो लेके गया हूं आप उस पानी को लोगे। सेकंड स्टेप, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। अब पानी के अंदर सारे का सारा कैल्शियम मैग्नीशियम आयन थोड़ी है, कुछ थोड़ी सी मिकदार में कैल्शियम +2 एंड Mg+2 होंगे। आपने डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके मतलब की चीजें हैं, इसको अलग करोगे। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट। आप इनको मेजर करोगे कि इनकी मिकदार कितनी है इस पानी के अंदर, 1 लीटर के अंदर कितनी मिकदार में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मौजूद है, ये हमारे पास आ गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, और उसके बाद कैलकुलेशन करोगे और लास्ट स्टेप, ड्रा द कंक्लूजन फ्रॉम द एनालिसिस। लास्ट में बता दोगे हमारे पास अगर 1 किलोग्राम पानी हो या 1 लीटर पानी हो, उसके अंदर इतनी मिकदार में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मौजूद है। ये 4 स्टेप्स हैं जिसमें सैंपल को लेना, उसमें से डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना, फिर उसकी मेजरमेंट करना, फिर उससे रिजल्ट निकाल के आपने लिख देना। ये 4 मेजर स्टेप्स हैं। आप किसी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और कोशिश करो कि ये वाले जितने मैं यहाँ पे खुद लिख रहा हूं अपनी वर्डिंग में, आप नो डाउट आप इसको पेपर में जाकर लिख सकते हैं। सही है, और मैं प्रॉपर वे में लिखता हूं, कम से कम इतना लिख देता हूं कि आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक हो गया। अगर आप बुक के ऊपर से किसी खुलासे से किसी भी जगह से करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आप वहां से जाकर कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन अभी किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में 3rd की तरफ जाते हैं हम। आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3rd को डिस्कस करने लगे हैं। आज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3rd अगर यहां पे देखा जाए तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3rd है, डिफाइन फिल्ट्रेशन। क्या है हमारे पास? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? आपने कुछ इस तरह का अपरेटस पढ़ा होगा। हमारे पास एक फनल होती है इस तरह की, इस फनल को हमने अटैच किया होता है यहाँ पे एक स्टैंड के साथ। इसके नीचे वाले साइड पे हमने बीकर रखा होता है, ठीक है, और इस फनल के अंदर वाले साइड पे हमने लगाया था फिल्टर पेपर। या आपने मैट्रिक के अंदर इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया होगा। और इसके अंदर हम किसी भी शय को डालते हैं, मतलब मैंने पानी लिया, उसके अंदर रेत मिला के यहाँ पे डाल दी,
ठीक है। अब रेत ऊपर आ जाएगी, पानी ऐसा ऐसा रस के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं ये फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन आपकी नॉर्मल जिंदगी में बहुत सारी जगह पे करते हैं। सही है, फिल्ट्रेशन हमेशा उन्हीं चीज़ों के लिए हो सकती है जिसमें एक चीज़ पानी के अंदर हल हो और दूसरी चीज़ हल ना हो। मतलब आपने रेत को पानी में डाला, रेत पानी में हल नहीं होती, आप उस रेत को पानी में से निकाल सकते हो। अगर कोई चीज़ पानी में हल होगी तो उसको नहीं निकाल सकते, उसके लिए फिल्ट्रेशन को नहीं यूज कर सकते। मतलब फिल्ट्रेशन एक ऐसा अमल होगा, द प्रोसेस इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स, हम इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, अलग करते हैं। कहां से अलग करते हैं, फ्रॉम लिक्विड। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। क्या कह रहे होते हैं इसको, फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब इसमें फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर के जो चीज नीचे आ जाती है इसको कहते हैं फिल्ट्रेट, और यहां पे जो चीज बाकी रह जाएगी इसको कहते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू, अगर आप यहां पे इन दो की डेफिनेशन भी करना चाहते हैं तो ये भी कर दें कि हमारे पास फिल्ट्रेट क्या होता है, ऐसी कोई भी शय जो फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर जाती है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आपने घर में चाय बनाई, चाय के अंदर चाय की पत्ती होती है, इनसॉल्युबल होती है, चाय के अंदर हल नहीं होती। आपने उसको अलग करना है, पानी लेते हो, उसके ऊपर चाय डालते हो, पत्ती ऊपर आ जाती है, चाय नीचे गुजर जाती है। जो नीचे गुजर गई पत्ती के अंदर, और जो पानी के अंदर से गुजर गई नीचे, उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। जो पानी के ऊपर पत्ती रह गई उसको रेजिड्यू। जो पानी है उसको फिल्ट्रेशन मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन मीडिया। तो फिल्ट्रेट की क्या होगा, द लिक्विड विच पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर में से गुजर जाए उसको हम नाम दे देते हैं फिल्ट्रेट। इसके बाद सेकंड जो टर्म जो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारे पास रेजिड्यू। वो क्या होगा, रेजिड्यू। और जो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी, द सब्सटेंस which do not pass through the filter paper, pass through the filter paper is called residue। सही है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, रेजिड्यू का नाम दे देते हैं। इसके बाद एक और भी टर्म की कर लेते हैं, फिल्टर मीडिया। अब कोई भी शायद जिसको हम फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फिल्टर मीडिया कहते हैं। सही है, एनीथिंग, कोई भी शय which is used for filtration is called filter media। जिस तरह हम चाय के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दफ़ा कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ करने के लिए, वहाँ पे कपड़ा, वहाँ पे पानी, और यहाँ पे ये हमारे पास फिल्टर पेपर, ये फिल्ट्रेशन मीडिया है। लेकिन हमारे पास फिल्ट्रेशन मीडिया है, इसको हमने सिंपल से बात याद रखी है। ये था जी हमारे पास फिल्ट्रेशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब यहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन मीडिया की बात कर रहे थे। फिल्ट्रेशन मीडिया में हमारे पास आगे दो तरह के जो कि यूजुअली इस्तेमाल किए जाते हैं। सही है, तो फिल्ट्रेशन मीडिया यहाँ पे दो तरह के, गूज क्रूसिबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया ना, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके भी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का भी इस्तेमाल करके फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब गूज क्रूसिबल क्या है और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल क्या आता है, इनमें फर्क करेंगे। अगर ये वाला फर्क आप सही तरीके से समझ गए तो इसके नीचे काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं के रिलेटेड, गूज क्रूसिबल, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब यहां तक ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन रिलेट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 से। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया तो आप ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे समझ सकते हो। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है ये सारे के सारे समझ सकते हो। तो हमारे पास जी पहले नंबर में डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन गूज क्रूसिबल एंड सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल में और सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में फर्क करने लगे। जब फर्क करेंगे तो हम हमेशा दरम्यान में लाइन लगाएंगे। सही, यहां पर लिखेंगे गूज क्रूसिबल और यहां पे लिखेंगे सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अच्छा, गूज क्रूसिबल देखा जाए ना किस तरह का होता है, ये जिस तरह कप नहीं होता ग्रो में पड़ा होता है, ये ऑलमोस्ट गूज क्रूसिबल वैसा होता है कि ये हमारे पास कप है, इस कप के बेस में, इस कप के बेस में बारीक बारीक से सुराख होते हैं। ये मतलब इस कप की बेस में क्या होंगे, बारीक बारीक से सुराख होंगे। अब ये वाला मट्टी का बना होता है, जैसे कप मट्टी का बना होता है ना, ये सेम इस तरह का होता है। ये है गूज क्रूसिबल। ये क्या हमारे पास है, गूज क्रूसिबल। सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल भी ऑलमोस्ट इसी तरह का होता है, लेकिन ये ग्लास का बना होता है और ये इसके नीचे वाली इतनी जगह खाली होती है, यहां से इतनी जगह खाली होती है। ठीक है, तो अब पहले नंबर में गूज क्रूसिबल किसका बना था, इट इज मेड अप ऑफ पोर्सलेन। पोर्सलेन कहता है मट्टी को, मतलब ये मट्टी का बना होता है। जबकि सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल की बात की जाए तो सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ये ग्लास का बना होता है। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो आपने फिल्ट्रेशन करनी है, इसके अंदर जो सुराख होते हैं, इन सुराखों को बंद करने के लिए हम इसके ऊपर या तो फिल्टर पेपर डालते हैं, सही है, या फिर एक मटेरियल एस्बेस्टॉस वो मटेरियल डालते हैं ताकि अगर कोई भी सोल्यूशन आप इसके अंदर डालो डायरेक्ट नीचे ना चला जाए। सही है, तो फिल्टर पेपर और या फिर हम इसकी जगह फिल्टर पेपर अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप उसकी जगह पे फिल्टर पेपर की जगह पे हमारे पास एक मटेरियल एस्बेस्टॉस, ये भी धागा नुमा होता है, एस्बेस्टॉस मटेरियल इज प्लेस्ड ऑन द बॉटम। हम ये वाला मटेरियल बॉटम के ऊपर रख देते हैं, लेकिन यहां पे आप क्या करते हैं, एक डिस्क होती है हमारे पास, मुख्तलिफ डिस्क ग्लास की बनी होती हैं, ये एक डिस्क है, ये दूसरी डिस्क है, ये तीसरी डिस्क है। इसके अंदर थोड़े मोटे मोटे सुराख होंगे, इसके अंदर इसके निस्बत सुराख बारीक होंगे और इसमें सुराख और ज्यादा बारीक होंगे, इसमें सुराख और ज्यादा क्या होंगे, बारीक। सही है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप किस चीज को फिल्टर करना चाहते हो। आप ये ग्लास की बनी हुई डिस्क होती है, आपने इस डिस्क को उठाना है, इसके ऊपर जाके यहाँ पे जाके इसके ऊपर डिस्क को रख देते हैं और इसके अंदर होते हैं बारीक बारीक से, बहुत बारीक सुराख होते हैं। यहाँ मैंने फिर मोटे मोटे बनाए हुए हैं, बहुत बारीक सुराख होते हैं। ठीक है, मैंने समझाने के लिए मोटे मोटे बनाया है, वरना बारीक बारीक बहुत बारीक सुराख होते हैं, जिस तरह बाल का साइज होता है ना, ऑलमोस्ट वैसे साइज, इतने साइज के सुराख होते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ इस डिस्क को उठाना है, इसके ऊपर रख देना है और आपने फिल्ट्रेशन कर लेनी है। सही है, अब यहां पे क्या जी, आ डिस्क having pores are placed at the bottom, next। अच्छा, यहां पे ना, यहां पे अगर आप इस अपरेटस का इस्तेमाल करके फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, गूज क्रूसिबल का इस्तेमाल करके हम फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, पहले प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब आप इसको लोगे, फिल्टर पेपर लोगे, उसको काटोगे, या फिर फिल्टर पेपर को इसके ऊपर बिल्कुल इसके मुताबिक काट के इसके ऊपर रखना पड़ेगा, फिर जाकर फिल्ट्रेशन करोगे। लेकिन यहां पे इस तरह किसी चीज की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं कि देयर इज अ नीड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फिल्ट्रेशन करने के लिए पहले कुछ थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है कि आपके पास, हमारे पास ग्लास की बनी हुई डिस्क होती है, आपने उस डिस्क को लेना है, उस क्रूसिबल के ऊपर रखना है और फिल्ट्रेशन कर देनी है। सही है, तो नो नीड ऑफ प्रिपरेशन फॉर
फिल्ट्रेशन, यहां पे फिल्ट्रेशन के लिए किसी भी किस्म की जरूरत नहीं पड़ती प्रिपरेशन की। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है किसका, सिंटेड ग्लास क्रूसिबल का। जबकि गूज क्रूसिबल का ये डिसएडवांटेज है, मतलब आप जब भी फिल्ट्रेशन करोगे पहले 5-7 मिनट या 10 मिनट लगा के पहले तैयार करोगे अपरेटस को, फिर जाकर फिल्ट्रेशन करोगे। लेकिन इसमें इस तरह का सिस्टम नहीं है। इसमें क्या करना पड़ता है, आप सिस्टम लो, अपरेटस लेके उसके ऊपर ये डिस्क रखो, डिस्क रख के फिल्ट्रेशन कर दो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सिंटेड ग्लास क्रूसिबल का। ठीक है, अब अगले नंबर पे आओ। गूज क्रूसिबल में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखते हैं, फिर उसके थ्रू फिल्ट्रेशन करते हैं। फिर उसके थ्रू क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। अगर फिल्टर पेपर के ऊपर कोई भी तेजाब डालोगे तो ये तो जल जाएगा। यहां पे हम कंसंट्रेटेड HCl और कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो कि क्रूसिव है, पेपर को जला सकता है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही है। और इसके मुताबिक एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पास पेपर में आ जाए, कंसंट्रेटेड HCl KMnO4 सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग गूज क्रूसिबल। आपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होता है, तो यही हम यहां पर लिखेंगे, कंसंट्रेटेड HCl and KMnO4 solution cannot be filtered by using गूज क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल का इस्तेमाल करके हम कंसंट्रेटेड HCl और KMnO4 का सॉल्यूशन फिल्टर नहीं कर सकते, लेकिन सिंटेड ग्लास क्रूसिबल का इस्तेमाल करके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 कैन नॉट नहीं, अब यहां पे आएगा कैन नॉट की जगह कैन बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग, गूज की जगह पे सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। क्या जाएगा हमारा, सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। सिंटेड ग्लास क्रूसिबल का इस्तेमाल करके हम किसका इस्तेमाल, कंसंट्रेटेड HCl और KMnO4 के सॉल्यूशन को फिल्टर कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज। दो एडवांटेज सिंटेड ग्लास क्रूसिबल के हैं गूज क्रूसिबल पे। क्या, पहले नंबर पे हम सिंटेड ग्लास क्रूसिबल में किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि गूज क्रूसिबल में प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। सेकंड नंबर पे कंसंट्रेटेड HCl और KMnO4 सॉल्यूशन जो है ये हम सिंटेड ग्लास क्रूसिबल में तो फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन गूज क्रूसिबल में ये फिल्टर नहीं कर सकते। इसका अच्छे तरीके से देख लो। सही है, 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं। अगर आपको सपोज करिए पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिखोगे। कितने लिखोगे, 2। पहले तो कर लो, ये मिट्टी का बना होता है, ये ग्लास का बना होता है। फिल्टर पेपर या फिर एस्बेस्टोस मटेरियल इस्तेमाल करके, इसमें डिस्क जिसके अंदर पोर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट इससे ऑनवर्ड चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, अब हमारे पास इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। किसको स्टार्ट करने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाई सिंटेड ग्लास क्रूसिबल इज प्रीफर्ड ओवर गूज क्रूसिबल। रीजन बता दिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंटेड ग्लास क्रूसिबल प्रीफर्ड ओवर गूज क्रूसिबल। सिंटेड ग्लास क्रूसिबल को क्यों प्रीफर किया जाता है गूज क्रूसिबल पे, 2 रीजन है। पहले नंबर पे देयर इज नो नीड ऑफ प्रिपरेशन, in sintered glass crucible, while जबकि there is a preparation in गूज क्रूसिबल। पहली रीजन कि गूज क्रूसिबल में फिल्ट्रेशन से पहले आपको प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, जबकि सिंटेड ग्लास क्रूसिबल की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड रीजन क्या है हमारे पास, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे बताइए कि कंसंट्रेटेड HCl एंड KMnO4 सॉल्यूशन कैन बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, कंसंट्रेटेड HCl
and KMnO for solution, KMnO for solution can be filtered by using, इस्तेमाल करके by using sintered glass crucible, sintered glass crucible, while cannot be filtered in गूज क्रूसिबल, और गूज क्रूसिबल में इसको फिल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल को प्रेफर कर रहे होते हैं, ज्यादा तरजीह दे रहे होते हैं एज कंपेयर टू गूज क्रूसिबल। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज गूज क्रूसिबल इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। कि अगर हम गूज क्रूसिबल का इस्तेमाल करें उससे फिल्ट्रेशन की स्पीड को किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी, इंक्रीज फिल्ट्रेशन रेट इन गूज क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल में अगर आप फिल्ट्रेशन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो ये हमारे पास ये वाला गूज क्रूसिबल इस तरह का, सही है। आपने इसके नीचे एक फनल लगानी है जिसको सक्शन फनल कहते हैं। सक्शन फनल का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे सक्शन पंप लगा देना, यहाँ से हवा को बाहर की तरफ खींचे और किसी जगह से हवा अंदर नहीं आएगी, सिर्फ इस जगह से हवा अंदर की तरफ आएगी। अगर आप यहाँ पे कोई भी लिक्विड लगाओगे, डाला होगा, तो ज्यादा स्पीड से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो अगर नॉर्मली आपकी फिल्ट्रेशन हो रही है तकरीबन 10 मिनट में या 15 मिनट में, तो आप गूज क्रूसिबल में सक्शन पंप का इस्तेमाल करके वही फिल्ट्रेशन 3 या 4 मिनट में करवा सकते हैं। मतलब फिल्ट्रेशन की स्पीड बढ़ जाती है, फिल्ट्रेशन की स्पीड बढ़ जाती है। और यही बात हमने यहां पे लिखी है, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इंक्रीज इन गूज क्रूसिबल बाय यूजिंग सक्शन फनल, या फिर सक्शन पंप कह सकते हैं। सक्शन पंप सक द फ्लूइड डाउनवर्ड। सक्शन पंप क्या कहता है, फ्लूइड को डाउनवर्ड सक करता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हम शुरू से बार बार रिपीट करते आ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, कंसंट्रेटेड HCl या फिर KMnO4 सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग गूज क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल में आप कंसंट्रेटेड HCl या KMnO4 का सॉल्यूशन फिल्टर नहीं कर सकते, रीजन बताएं। अब देखो गूज क्रूसिबल क्या है, गूज क्रूसिबल में आप उन सराखों के ऊपर फिल्टर पेपर को रखते हो। आप फिल्टर पेपर क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तेजाब थोड़ा सा भी उसके साथ टच करेगा तो फौरन जल जाएगा। यही रीजन है कि आप गूज क्रूसिबल में कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो कि क्रूसिव इन नेचर होता है या पेपर को डैमेज कर सकता है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यही बात हमने यहां पर लिखी है, इन गूज क्रूसिबल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HCl और KMnO4 कैन नॉट बी फिल्टर्ड बिकॉज इन गूज क्रूसिबल में फिल्टर पेपर इज यूज फॉर कवरिंग ऑफ द क्रूसिबल। क्रूसिबल की कवरिंग में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिल्टर पेपर इज डैमेज्ड, फिल्टर पेपर खराब हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मौजूदगी में फिल्टर पेपर खराब हो जाता है, सही। ये रीजन है जिसकी वजह से हम गूज क्रूसिबल का इस्तेमाल करके फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है, गिव इट्स एडवांटेजेस। आप इसके एडवांटेजेस बताओ, फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या है और इसके एडवांटेजेस बताएं, इसका फायदा क्या। फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है, क्या फिल्टर पेपर को इस तरह तरतीब दो या इस तरह फोल्ड करो कि वो इस तरह की अरेंजमेंट बन जाए, फैन लाइक अरेंजमेंट बन जाए। क्या बन जाए हमारे पास, फैन लाइक अरेंजमेंट बन जाए। और फैन लाइक अरेंजमेंट को कहते हैं ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर है, ये हमारे पास फ्लूटेड फिल्टर पेपर, सही है। द फिल्टर पेपर विच हैव फैन लाइक अरेंजमेंट इज कॉल्ड फ्लूटेड फिल्टर पेपर। ऐसा फिल्टर पेपर जिसकी फैन लाइक अरेंजमेंट, उसको फ्लूटेड फिल्टर पेपर कहते हैं। और इसका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा यह है कि फिल्ट्रेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। फ्लूटेड फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके भी हम फिल्ट्रेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और यही बात मैंने यहां पे लिखी है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फ्लूटेड फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। किसको इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इससे नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सप्लेन करेंगे, फोल्डिंग ऑफ अ फिल्टर पेपर। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है क्या कि हम फिल्टर पेपर को फोल्ड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को हम फोल्ड कैसे करेंगे। मुझे अगर देखा जाए हमारे पास फिल्टर पेपर को फोल्ड करने के टोटल स्टेप्स अगर देखे जाए तो 3 है। कितने स्टेप्स हैं? 3 है। आपने सबसे पहले एक पेज लेना है, ये फिल्टर पेपर गोल होता है, आपने इसको डायमीटर, ये होता है डायमीटर, इस तरह फोल्ड करना। पहला फोल्ड आपका होगा इस तरह, डायमीटर क्या लो, सही है। पहले नंबर पे फोल्ड द फिल्टर पेपर अलोंग डायमीटर। डायमीटर के अलोंग आपने फिल्टर पेपर को फोल्ड कर देना। फिर आपने सेकंड फोल्ड करना है। सेकंड फोल्ड करना है कि आपने यहां से इसको उठाना है इस साइड में, सही है। और हमारे पास ये कुछ इस तरह का फोल्ड हो जाएगा। और फोल्ड करते वक्त आपने थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इनके किनारे इस तरह आपस में मैच ना हो। एक का किनारा थोड़ा सा ऊपर हो, एक का किनारा थोड़ा सा नीचे हो। सेकंड fold is in such a way that the edges does not quite match कि इनके किनारे आपस में नहीं जुड़ने चाहिए, इनके किनारे आपस में नहीं जुड़ने चाहिए। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा करके दिखा सकूं तो मैं एक पेज ले लूं, सही है। उस पेज का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे यही वाला काम करेंगे। एक मिनट सिर्फ, चलो ये ले लेते। आपने क्या करना है कि हमारे पास सपोज करो ये एक पेज है, आपने फिल्टर पेपर बेसिकली जो पड़े होते हैं लैब के अंदर वो गोल होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं, ठीक है। वो फिल्टर पेपर क्या होंगे हमारे पास, बिल्कुल गोल होते हैं। ये चलो सपोज कर लो ये हमारे पास गोल ही फिल्टर पेपर है। तो आपने क्या करना है जी, हमारे पास सबसे पहला फोल्ड ये गोल है ना, आपने डायमीटर, ये डायमीटर है, इस तरह पहला फोल्ड करना है, ठीक है। पहले दफा फोल्ड करने के बाद आपने दूसरा फोल्ड इस तरह करना है। और इसके किनारे, ये जो किनारे है ना, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, इनको आपस में मैच नहीं रखना, ठीक है, इस तरह रखना है, ठीक है। दूसरा फोल्ड कर दिया। अब इसकी बननी है 4 लेयर्स, एक लेयर, 2, 3, 4। अब आपने क्या करना है, एक लेयर को एक साइड पे रखना है, तो 3 लेयर एक साइड जाएंगे, दरम्यान से इसको ओपन कर देना है, ठीक है। ये हो गया जी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ना, यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ना इस तरह, इसको कहते हैं अपेक्स एंगल, अपेक्स एंगल। और ये हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 60 डिग्री के। क्या होना चाहिए, अपेक्स एंगल हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 60 डिग्री के। अब नेक्स्ट क्या करना है, ओपन द फिल्टर पेपर, ओपन द फिल्टर पेपर in such a way that one fold is on one side and 3 fold, और 3 जो परतें हैं, ये 3 तह हैं, 3 fold of paper is on other side. The apex angle should be greater than 60 डिग्री। ये 60 डिग्री से बड़ा होना चाहिए अपेक्स एंगल, ठीक है। ये सिंपल सी बात आप यहाँ पे याद रखोगे। तो ये है जी हमारे पास फोल्डिंग ऑफ अ फिल्टर पेपर। ये क्या हमारे पास फोल्डिंग ऑफ अ फिल्टर पेपर। अच्छा, बाज़ दफ़ा अगर आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि जब आप फिल्ट्रेशन फनल का इस्तेमाल करके कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस को याद रखना है, ये सिर्फ समझा देता हूँ, बहुत काम आया हुआ है, सही है। ये होती है स्टेम, फनल की इसको कहते हैं स्टेम। और आपने बीकर की जो वॉल है, ये बीकर है, ये है वॉल ऑफ बीकर, वॉल ऑफ बीकर। ये क्या हमारे पास वॉल ऑफ बीकर है।
बीकर की जो वॉल है और जो हमारे पास फनल की स्टेम है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होनी चाहिए, पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे आपने यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा रखा है, आपने इसको फुल्ली भरना। आपने पानी से तकरीबन 3/4 पार्ट ही फिल करना है, 3/4 पार्ट ही इसका फिल करोगे, इससे ज्यादा फिल नहीं करोगे। ये दो प्रिकॉशंस हैं जो कि फिल्ट्रेशन करते वक्त आपने अपने ज़हन में रखनी है। द स्टेम ऑफ द फनल शुड बी अटैच विद द बीकर साइड या वॉल ऑफ बीकर। द फनल या फिल्टर पेपर शुड बी फिल्ड अबाउट 3/4 पार्ट, 3/4 हिस्सा इसका भरा होना चाहिए। 3/4 हिस्सा इसका क्या होना चाहिए? भरा हुआ होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये है डिफाइन सब्लिमेशन एंड गिव एग्जांपल। क्या हमारे पास? डिफाइन सब्लिमेशन एंड गिव एग्जांपल। और नीचे वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन सब्लिमेशन के ही रिलेटेड है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ गया जी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? ऐसा अमल, देखो अमूमन क्या करते हैं, आप किसी भी सॉलिड को लो, आप उसको गर्म करोगे, ये कन्वर्ट होगा लिक्विड में। मैं बर्फ ली, गर्म किया, पानी लिक्विड में कन्वर्ट हुई, फिर इसको पानी को मजीद गर्म करो तो ये वेपर में बदल जाएगा, या फिर किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर है। बाज़ दफा कुछ अमल इस तरह का जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्ट वेपर में बदल जाता है, उसमें लिक्विड आता ही नहीं है। अगर इस तरह का किसी भी जगह सिस्टम आ जाए तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे हैं? सब्लिमेशन। तो डेफिनेशन द प्रोसेस, वो अमल इन विच, जिसमें आ लिक्विड सॉरी आ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, इन विच आ सॉलिड इज directly converted into vapor या फिर गैस विदाउट पासिंग, और इसमें आती ही नहीं है विदाउट पासिंग लिक्विड फेज, और इसमें लिक्विड फेज आएगी नहीं। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम दे रहे होते हैं? सब्लिमेशन। कि एक ऐसा अमल जिसमें कोई भी लिक्विड सॉलिड डायरेक्टली वेपर में जाए, उसमें लिक्विड आए ही ना, उसको हम सब्लिमेशन का नाम दे रहे थे। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो घरों में फरनाइल की गोली होती है, जिसको हम फरनाइल गोलियां कहते हैं, फरनाइल गोलियां होती हैं जिसको पेटियों के अंदर रखते हैं, वो फरनाइल गोली सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सब्लिमेशन की। आप देखो फरनाइल गोली जब शुरू में रखते हैं वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इसी के अंदर उसकी स्मेल आती रहती है, सही, जिसकी वजह से कीड़े वगैरह दूर रहते हैं, उसमें लिक्विड नहीं बनता। फरनाइल की गोली में याद रखिएगा, वो डायरेक्टली वो खराब में तब्दील हो जाती है या गैस में तब्दील हो जाती है, उसमें लिक्विड फेज आती नहीं है। और इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बहुत सारी एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं। आयोडीन सब्लिमेशन शो करती है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl सब्लिमेशन शो करता है। इसी तरह हमारे पास एक कंपाउंड है नेफ्थालीन, जिसकी मैंने अभी एग्जांपल दी, वो बेसिकली नेफ्थालीन होती है, यह भी सब्लिमेशन का फिनोमेना शो करती है। अब लास्ट वाले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दो मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड का, इन दो मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट करोगे? नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट इसका थोड़ा सा वीडियो को पीछे की तरफ करके ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या है हमारे पास? मिक्सचर ऑफ सेपरेशन ऑफ, 11वां शॉर्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन of mixture of NH4Cl and NaCl। कहता है ये दोनों के दोनों हमारे पास सॉलिड होते हैं, दोनों के दोनों व्हाइट कलर है, दोनों का पाउडर बना के आपसे मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद आपको दे दिया, कल आप इन दोनों को अलग अलग करके दो। देखो दोनों साल्ट की तरह के, जैसे आम खाने वाला नमक है, दोनों उसी तरह के, आप पकड़ के तो नहीं कर सकते, सही है। तो फिर आपको यहाँ पे कोई ना कोई एनालिटिकल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो है सब्लिमेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सब्लिमेशन है। मतलब अगर आप ये कह दोगे ना कि द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl is
separated by using sublimation technique। अब सब्लिमेशन क्या होती है, आप यहां पे सब्लिमेशन की डेफिनेशन लिख देना, यहां पे सब्लिमेशन की डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन में नीचे लिखी हुई है, अगर लिखना चाहे तो सबसे बेहतरीन बात है कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन भी आती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपने लिख देंगे तो सबसे बेहतरीन बात है। अब होता क्या है कि आपके पास एक चाइना डिश लेनी है, ये हमारे पास चाइना डिश है, इसको ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखना है, इसके अंदर लेना है वो वाला मिक्सचर, इसके ऊपर आपने फनल लेके इसको उल्टा करके यहाँ पे रखना है, फनल लेके इसको उल्टा करके यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे आपने इसके नीचे आग जला देनी है। इस फनल के ऊपर वाली साइड पे आपने लगा देनी कॉटन, मतलब रुई लेके इसके ऊपर लगा देनी ताकि बाहर कोई चीज़ ना जाए। अब जैसे ही ये दो चीज़ें इसके अंदर, एक है NaCl और एक है NH4Cl, इनमें से एक चीज़ ऐसी है जिसको गर्म करने पर वो डायरेक्ट बुखारात बनेगी, और एक चीज़ ऐसी है जो डायरेक्ट बुखारात नहीं बनेगी। ये डायरेक्ट बुखारात नहीं बनेगी, जबकि ये वाली ऐसा बुखारात में तब्दील होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। सही, यहाँ से एक चीज़ ऊपर की तरफ जाके इस फनल की दीवारों के साथ जाकर जुड़ना शुरू हो जाएगी, जबकि NaCl यहाँ पे कौन सी चीज़ जुड़ेगी, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, नीचे कौन सी चीज़ आ जाएगी, NaCl। और इस तरीके का इस्तेमाल करके हम इन दोनों चीज़ों में फ़र्क कर सकते हैं, या इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं, और यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करने लगे। टेक मिक्सचर इन चाइना डिश एंड हीट द मिक्सचर बाय प्लेसिंग, आपने रख देनी है बाय प्लेसिंग फनल एट द टॉप, आपने टॉप के ऊपर फनल रखनी है और इस मिक्सचर को कर देना गर्म, इस मिक्सचर को आपने गर्म कर देना है। NH4Cl सब्लिमेट, ये सब्लिमेट हो जाएगी, एंड अटैच विद द वॉल ऑफ फनल, और ये फनल की दीवारों के साथ जाके जुड़ जाएगी, एंड NaCl रिमेन इन चाइना डिश, और NaCl चाइना डिश के अंदर ही लगा रहेगा। और इस तरीके से हमने दोनों को कर लिया सेपरेट। तो बच्चे ये था जी हमारे पास आज के लेक्चर में 11 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये फिल्ट्रेशन के रिलेटेड हैं। 2 टेक्निक इसमें डिस्कस की हैं, फिल्ट्रेशन और सब्लिमेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्लिमेशन क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है, उसके मुतालिक जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। सही, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी कर लीजिएगा। सही, 90% चांस है शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से उठाए जाएंगे। स्टेटमेंट क्या है, पूछा कैसे जाता है, देखो एक शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी 3-4 उसके साथ मिलते जुलते हैं, और मैं शॉर्ट क्वेश्चन कोशिश करूंगा इस तरह अरेंज करके वीडियोस बनाऊं कि आपके लिए आसानी रहे। ये नहीं कि एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं शुरू से लूँ, एक क्लास में से लूँ, उसकी इम्प्रॉपर वे में एक वीडियो बना दूं, इस तरह नहीं करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से होंगे। उस नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। सही है, कोशिश करूंगा 3 लेक्चर में सारी की सारी चीजें क्लियर अप कर दूं। ठीक है, इनको लाजमी सुन लीजिएगा, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका कोशिश कीजिएगा। मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन बात यही है कि ये जो सामने चीज़ें लिखी हुई याद करना थोड़ा सा आसान रहेगी। इनके स्क्रीनशॉट लेके इनको लिख के अपने पास रख लो। मैं कहता हूँ 1-2 दफ़ा पढ़ोगे आपको वैसे चीज़ें सारी की सारी याद हो जानी है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।